आज के क्लास में हम लोग को आनुवांशिक विकार के बारे में पढ़ना है। आनुवांशिक विकार मतलब एक जनरेशन दूसरे जनरेशन में आने वाले जो विकार होता है, जो क्या बोल सकते हैं, जो बीमारी होता है, जो रोग होता है, उसी को हम आनुवांशिक विकार के नाम से जानते हैं। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे इसमें कि आनुवांशिक विकार क्या क्या होता है और किस तरह से इसको हम लोग समझ सकते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है वंशावली विश्लेषण। ये हम लोग इसको पहले समझते हैं कि वंशावली विश्लेषण क्या है। अब जानते हैं कि कुछ ऐसे गुण या बीमारियां होती है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक चलते रहती है। हमको पता है कुछ ऐसे गुण होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित होते रहती है। ये 2 या 2 से अधिक पीढ़ियों तक पाए जाने वाले आनुवांशिक गुणों के वंशागति का चित्र प्रदर्शित को ही हम लोग वंशावली कहते हैं। जब इसको चित्र प्रदर्शित द्वारा हम लोग समझते हैं, चित्र के द्वारा समझते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वंशावली कहते हैं। जो ये बीमारी होता है जो एक वंश से दूसरे वंश में चलते जाता है, तो जब एक हम लोग इसको चित्र के द्वारा समझते हैं तो उसको हम लोग वंशावली कहते हैं। पुराने समय से ही वंशागत विकारों के बारे में मानव को जानकारी थी। पहले से ये लोगों को पता था कि अगर उनके पेरेंट को या कि पेरेंट मतलब माता या पिता किसी को भी ये अगर रोग है तो उनके बच्चे में भी देखने को मिलता था, और ये जानकारी पुराने लोगों को भी था और अभी भी है। लेकिन इसके अध्ययन और विश्लेषण का इतिहास मेंडल के नियमों के खोज के बाद ही आरंभ हुआ। लेकिन इसके बारे में इसका विश्लेषण बोला जाए या इसके बारे में स्टडी लोग करना शुरू किए कि ये किस प्रकार से कैसे होता है, तो ये मेंडल का जो खोज आया, नियम आया, उसी के बाद ये आरंभ हुआ। कई पीढ़ियों तक पाए जाने वाले आनुवांशिक लक्षणों का विश्लेषण ये कई पीढ़ी तक चलते रहता है। इसी को हम लोग वंशावली विश्लेषण के नाम से जानते हैं। इसके तहत एक खास लक्षण का वंश वृक्ष में पीढ़ी दर पीढ़ी विश्लेषण किया जाता है। अगर एक वंश का एक ट्री द्वारा, एक मतलब ट्री होता है, ट्री द्वारा विश्लेषण करता है, ऐसा नहीं पेड़, मतलब पेड़ के जैसा ही इसको बनाते हैं डायग्राम, और उससे हम लोग क्या करते हैं, इसका विश्लेषण करते हैं कि एक वंश से दूसरे वंश में किस प्रकार से दिखाते हैं इसको। इसका मुख्य उद्देश्य मानव का आनुवांशिक रोगों का पता लगाना है, और इसका उद्देश्य है कि मानव का जो आनुवांशिक रोग है उसका पता लगाना है। इसके लिए कुछ प्रतीकों का, सिंबलों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उसको हम लोग समझेंगे किस प्रकार से किया जाता है। यह आप यह जान चुके हैं कि किसी भी जीव का हर लक्षण उसके शरीर में पाए जाने वाले क्रोमोसोम पर अवस्थित जीन के द्वारा ही निर्धारित होती है। तो कोई भी लक्षण है, कोई भी बीमारी है, कोई भी रोग है, वो कैसे वंशागत होता है, तो जो क्रोमोसोम होता है, जो हम लोग क्रोमोसोम होता है, गुणसूत्र होता है। अच्छा, ये सबको याद होना चाहिए कि ये गुणसूत्र कहाँ रहता है। तो हम लोग को पता है कि हम लोग का जो शरीर होता है, ये सबसे छोटा इकाई हम लोग कोशिका होता है, और कोशिका का क्या होता है, केंद्रक होता है। इसी केंद्रक में क्या होता है, क्रोमोसोम पाया जाता है, इसी केंद्रक में गुणसूत्र पाया जाता है। और प्रत्येक कोशिका में कितना होता है, गुणसूत्र की संख्या 46 होता है। और इसी गुणसूत्र पर क्या उपस्थित रहता है, तो जीन रहता है। इसी गुणसूत्र पर क्या उपस्थित रहता है, जीन। यही जीन कारक होता है जो कि क्या होता है कि यही एक जनरेशन दूसरे जनरेशन में जाता है। अगर वो बीमारी को रहता है तो बीमारी को साथ लेकर ये जाता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। जीन वस्तु तो ये क्या है, तो डीएनए के खंड होते हैं। तो ये डीएनए के छोटा खंड होता है। तो देखो होता क्या है कि ये मान लो कि ये गुणसूत्र है, इसी गुणसूत्र पर डीएनए का लड़ी या डीएनए का हम लोग रज्जू बोल सकते हैं, लिपटा हुआ रहता है। और उसी का छोटा छोटा हिस्सा को क्या कहते हैं, हम लोग जीन कहते हैं। उसी को छोटे हिस्सा को जीन कहते हैं। जब डीएनए का एक खंड लेते हैं, भाग लेते हैं, तो उसी को हम लोग जीन के नाम से जानते हैं। तो यही जो डीएनए बोले या जीन बोले, यही आनुवंशिक गुणों का वाहक होता है। सामान्यतः यह बिना किसी परिवर्तन के एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या होता है, हस्तांतरित होते रहता है हमेशा। लेकिन उत्परिवर्तन के चलते इनमें रूपांतरण भी हो सकते हैं। लेकिन उत्परिवर्तन का मतलब हम लोग जान चुके हैं, अचानक से कोई परिवर्तन हम लोग को देखने को मिलता है बनावट में किसी प्रकार के, तो उसको हम लोग उत्परिवर्तन कहते हैं, जिससे नया जाति का भी निर्माण कभी कभी हो जाता है। तो उसमें परिवर्तन कभी कभी हम लोग देखने को मिल जाता है। न तो ऐसा नॉर्मली हम लोग जीन क्या होता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में हस्तांतरित होते रहता है। क्रोमोसोम का स्तर पर, ये जीन स्तर पर
होने वाले उत्परिवर्तन के विभिन्न, अब बहुत सारे ऐसा क्रोमोसोम का बात करें या जीन के स्तर पर होने वाले उत्परिवर्तन को हम लोग देखे थे कि क्रोमोसोम के परिवर्तन के कारण या जीन के परिवर्तन के कारण उत्परिवर्तन हम लोग देखे थे। फिर आनुवंशिक विकार से अब आनुवंशिक विकार भी इसी के कारण उत्पन्न होते हैं। अब ये सिंबल द्वारा कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो कभी भी अगर हम लोग ट्री में कभी भी अगर कोई बना रहे तो क्या होता है कि अगर चरखुट्टा बना रहे वर्ग के आकार का, तो इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो मेल से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इसको हम लोग नर को दर्शाते हैं। और अगर गोलाकार आकृति बना रहे तो गोलाकार आकृति किसको दर्शाता है, तो मादा को दर्शाता है। तो गोलाकार आकृति कहीं पर भी दिखेगा तो उसका मतलब वो है कि वो फीमेल है, और अगर चरखुट्टा आकृति दिख रहा है उसका मतलब मेल है, मतलब नर है। ठीक है। अगर चरखुट्टा आकृति में कुछ ये सीधा नहीं करके थोड़ा सा तिरछा कर दे इस प्रकार से, अगर ये ऐसा ना करके इस प्रकार से तिरछा कर दे तो इसका मतलब होता है सेक्स अनस्पेसिफाइड, मतलब इसका मतलब होता है कि इसका कोई सेक्स नहीं दिया गया है कि ये मेल है कि फीमेल है, तो ये किसी को नहीं दर्शा रहा है कि ये मेल है कि फीमेल है। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझना है, यहाँ पर ये आकृति में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, या इसको ऐसे बनाना चाहिए था। अब इसमें क्या होता है कि ये कलर किया रहता है, इसके क्या रहता है अंदर से पूरी तरह से भरा हुआ रहता है। तो ये चरखुट्टा है, ये गोलाकार है, ये इसमें नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे तो ये ऐसे पूरा भरा हुआ रहता है। तो जब ऐसे ये भरा हुआ रहेगा तो ये क्या दिखाएगा कि इसमें कोई ना कोई दिक्कत है, कोई ना कोई विकार है, कोई ना कोई रोग है। ये रोग को दर्शाता है कि इसके अंदर कोई ना कोई बीमारी है। तो कोई भी इंसान को मान लो कि अगर फीमेल को ऐसे गोलाकार दिखाए, ये पूरा व्हाइट नहीं बोल के इसको ब्लैक से भर दिया गया, इसको क्या किया गया, इसको ब्लैक से ऐसे पूरा भरा हुआ है, तो इसका मतलब ये दर्शा रहा है कि ये तो फीमेल तो है, लेकिन फीमेल का मतलब ये क्या है, ये महिला तो है, लेकिन महिला में ये क्या है, विकार उत्पन्न हुआ है, मतलब किसी न कोई रोग से क्या है, ग्रसित है। वैसे ही अगर हम लोग मेल को हम लोग चरखुट्टा से दिखाते हैं, लेकिन चरखुट्टा के अंदर ये पूरी तरह से ब्लैक से भरा हुआ रहेगा, तो ये दर्शाता है, तो ये क्या दर्शाता है, तो ये दर्शाता है कि ये तो मेल है, मतलब ये नर को दर्शा रहा है, ये पुरुष को दर्शा रहा है, लेकिन ये इसको भी कोई ना कोई विकार उत्पन्न हुआ है, कोई ना कोई रोग इसके शरीर में है। वैसे ही अगर ये सेक्स अनडिटर्मिनेंट है, मतलब इसमें कोई ये हम लोग ये नहीं बता सकते कि मेल है कि फीमेल है, तो इस प्रकार से अगर ये भरा हुआ है, लेकिन ये इसमें ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर ये पूरा डार्क ब्लैक किया गया है, इसका मतलब ये है कि इसको भी कोई ना कोई रोग है, कोई ना कोई विकार है। अब अगर हम लोग पता है कि ये किसको दर्शा रहे, तो ये दर्शा रहे नर को और ये दर्शा रहे मादा को, और इसको सिंगल लाइन से जोड़ दिए, इसको क्या किए, सिंगल लाइन से जोड़ दिए। इसका मतलब ये दर्शा रहा है कि ये दोनों के बीच में क्या है, तो शादी हुआ है, ये शादी को दर्शा रहे, ये बोल सकते हैं ये दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बना हुआ है। ये दर्शा रहा है कि ये नर और मादा के बीच में शारीरिक संबंध बना हुआ है, यह शादी को दर्शा रहा है। लेकिन अगर यही इसके बीच में डबल लाइन से दर्शा दे, किससे, डबल लाइन से दर्शा दे, तो मतलब ये दोनों के बीच में शादी हुआ है, लेकिन रिलेशनशिप में हुआ है। कोई रिलेशनशिप में जब शादी होता है तो उसको डबल लाइन से दर्शाया जाता है। डबल लाइन से दर्शा दिए मतलब ये नर और मादा है, और दोनों का मतलब बीच में जो शादी हुआ है वो क्या है, रिलेशनशिप में ही शादी हो गया है, तब उसको दर्शाया जाता है। अब यहाँ से देख सकते हैं कि ये दोनों तो दर्शा रहे हैं कि ये सिंगल लाइन से जुड़ा हुआ है, मतलब ये दर्शा रहे हैं कि ये क्या है, पेरेंट्स है, ये क्या है, पेरेंट्स है, माता और पिता है। ठीक है, ये माता और ये पिता है, और ये नीचे की तरफ गया है एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बना के, और इस तरह से इसका दो विभाजित किया गया है, मतलब एक बेटी और इसका एक क्या है, बेटा है, इसके एक क्या है, बेटी और एक बेटा है। इस तरह से देख सकते हैं ये दोनों सिंगल लाइन से जोड़ दिया है, मतलब ये दोनों के बीच में शादी हुआ है, और इनके ये एक बेटी है और ये बेटा है। वैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ये दोनों के बीच में शादी हुआ है, और ये इनके एक क्या है, बेटा है, इनके क्या है, ये एक बेटा है। इस प्रकार से समझ सकते हैं। बहुत सारे, अब यहाँ पर कोई भी डायग्राम देगा तो हम लोग इसको समझ सकते हैं। अच्छा, इसमें ऐसा कुछ डायग्राम दिया है जो कि हम लोग को दिख नहीं रहा है, लेकिन ये डायग्राम पूरा सही ढंग से दिखाया नहीं गया है। ये शायद पूरा डार्क ब्लैक है, मतलब ये दोनों के बीच में शादी तो हुआ है, लेकिन ये दोनों को दोनों शायद रोग ग्रसित है, या खाल सिर्फ ये है। तो ये ऐसा दिखाया जा रहा है कि ये दोनों के बीच में शादी हुआ है। मान लो कि चलो इसी को ले लेते हैं, तो इसके बीच में दोनों के बीच में शादी हुआ है, लेकिन ये जो महिला थी इसको रोग हुआ था, मान लो कि इसको रोग नहीं हुआ था, दोनों के बीच में शादी हुआ, तो क्या देखने को मिला, इसका एक बेटी हुआ, तो इसको कोई रोग नहीं है, लेकिन ये एक बेटा हुआ है जिसको ये रोग देखने को मिल रहा है, इसलिए कि इसको डार्क ब्लैक किया गया है।
ये एक बेटा है जिसको कोई भी रोग नहीं है, फिर ये एक बेटी है जिसका कोई भी रोग, सॉरी ये बेटी नहीं है, ये एक बेटा है जिसका शादी हुआ है एक दूसरे लेडीज से, इसका शादी हुआ है एक दूसरे लेडीज से। और यहाँ पर एक बेटी देख सकते हैं इसका, ये एक बेटी है जो क्या है रोग ग्रसित है, और इसका एक शादी हो गया है बिना रोग वाले इंसान से। और ये दोनों का शादी होने के बाद ये दोनों के बच्चे को इसके तीन बच्चे हैं, तीन बच्चे में दो बेटे हैं और एक बेटी है, और जो इसका बेटी पैदा हुआ है वो भी क्या है रोग ग्रसित है। इस प्रकार से इसको ट्री लाइक स्ट्रक्चर को, और इसका जो बेटा है उसका जो शादी हुआ है, इसका जो बेटा है उसका जो शादी हुआ है उसको यहाँ पर दर्शाया जा रहा है कि दो बेटी हुआ है और एक बेटा हुआ है। और कोई पूछ देगा कि ये जो यहाँ पे ये जो लड़का है, ये जो लड़का को दर्शा रहा है, तो ये जो लड़का है और इसके बीच में क्या संबंध है, ये लड़का और इसके बीच में क्या संबंध है। तो देख सकते हैं ये लड़का और ये हम बोल रहे हैं ये वाला और ये वाला, तो ये जो है ये यहाँ से रिलेशन कैसे ढूंढना होगा, तो यहाँ से जाना होगा, तो ये इसके क्या है बेटी है, और बेटी का यहाँ पे क्या हुआ है शादी हुआ है। बेटी का क्या है, ये बेटी का बेटा है, क्या है बेटी के बेटा है, तो क्या कहलाता है, जब बेटी के जो बेटा होता है तो ये इसके क्या कहलाएगा, ये इसके क्या कहलाएगा, तो ऑब्वियस है जो बेटी के बेटा होता है तो नाती कहलाता है, क्या कहलाता है नाती कहलाता है। तो ये इसके क्या है नाती है और ये इसके नाना है। ठीक, इस प्रकार से रिलेशन हम लोग बता सकते हैं। तो ये डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है, डायग्राम से हम लोग बता सकते हैं सबके बीच में रिलेशन किस प्रकार का है, कौन मेल है कौन फीमेल है, उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। आगे देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। सिकल सेल एमेनिया, ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। सिकल सेल एमेनिया यह एक अलिंग संलग्न अप्रभावी लक्षण है, अलिंग संलग्न अप्रभावी लक्षण है जिनमें मानव रुधिर के लाल रुधिर कोशिका आरबीसी के आकार में परिवर्तन होता है। तो ये एक रोग के बारे में दर्शा रहा है जिसमें आरबीसी के आकार में परिवर्तन देखने को मिलता है, और ये एक जो रोग होता है ये अप्रभावी लक्षण वाले रोग होते हैं। सामान्य आरबीसी के अणु उभययातल बीम की तरह दिखता है, जो सामान्य होता है उसका आकृति देखेंगे तो उभययातल आकृति के होते हैं या डिस्क के आकृति के, बीम के आकृति के होते हैं। ये रूपांतरित होकर दात्राकार या हाशिए की तरह हो जाते हैं। अगर इसका आकृति ऐसा बन जाता है तो यही ये बीमारी का नाम दिया जाता है, इसको आरबीसी में बीमारी बोला जा रहा है। इससे दात्र कोशिका के अरक्ता उत्पन्न हो जाती है, तो ये एक बीमारी का रूप ले लेता है। जो इसका आकृति पहले तो ये इसका नॉर्मल आकृति अगर बात करेंगे आरबीसी का तो ऐसा होता है, लेकिन सिकल सेल एनीमिया अगर उत्पन्न होता है तो इसका अगर बात करेंगे इसका हम लोग का जो आकृति होता है तो इसका आकृति होता है उसमें आकृति में परिवर्तन हो जाता है, तो ये बीमारी के कारण ऐसा। यह रोग जनकों से संतति में तभी स्थानांतरित होती है जबकि दोनों जनक इस विकार के लिए जिम्मेदार जीन के वाहक होते हैं। एलील एक ऐसा जोड़ा, अब इस बात को ध्यान में रखना है कि यह रोग तभी होगा जब दोनों जनक में हो, मतलब मादा में भी हो और नर में भी यह विकार उत्पन्न रहे, तभी जाके ये विकार स्थानांतरित होती है नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, एलील का एक जोड़ा, एलील का अगर बात करेंगे तो एलील का एक जोड़ा यहाँ पे क्या दिया हुआ है HBA A1 HBS इस रोग का नियंत्रण करता है। इस रोग को नियंत्रित जो करता है HBA और HBS करता है। रोग का लक्षण समयुग्मजी स्थिति में ही परिलक्षित होता है, तो जब ये समयुग्मजी होगा तभी जाके ये रोग उत्पन्न होगा, अदरवाइज ये रोग उत्पन्न नहीं होगा। वैसे व्यक्ति जिनके जीनोटाइप समयुग्मजी क्या होगा HBS और HBS होंगे उनके यह रोग परिलक्षित होगा। अब देखो यह रोग तभी होगा, अब यहाँ पर दो एलील ले रहे हैं, एक HB जैसे TT लेते थे ना, तो ये पूरा T के जगह ये HBA है और दूसरा यहाँ पे HBS है। तो यह रोग वाला जो वाहक है ये कौन है HBS वाला है, ये नॉर्मल है और ये HBS वाला ही रोग वाला है। तो जब ये दोनों रहेगा तभी जाके ये बीमारी होगा, अदरवाइज ये बीमारी नहीं होगा,
उसमें यह रोग परिलक्षित होगा, जबकि यह विषम युग्मजीव व्यक्ति, जैसे अगर ये विषम युग्मजीव में है तो यह रोग दिखाई नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर यही विषम युग्मजीव मतलब ये HbA वाला है और एक HB, इसमें ये कारक है, रोग वाला है, लेकिन इसमें ये रोग नहीं दिखेगा, इसलिए कि दोनों को दोनों ये HbS वाला नहीं है। जब ये दोनों को दोनों HbS वाला रहेगा तभी जाके ये बीमारी होगा। इस प्रकार से ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो आगे जो टॉपिक है फिनाइल कीटोन्यूरिया, ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। थोड़ा सा वेट कर ले। ठीक है, तो आगे है फिनाइल कीटोन्यूरिया। यह भी एक अलिंग संलग्न अप्रभावी लक्षण वाली ये भी एक बीमारी है। ये भी एक बीमारी है फिनाइल कीटोन्यूरिया। इस जन्मजात अपचायी रोग से मनुष्य के शरीर में फिनाइल एनिलीन एमिनो अम्ल जमा होता रहता है। ये जन्म से ही एक यहाँ पर पदार्थ बोला जा रहा है, फिनाइल एनिलीन एमिनो अम्ल जमा होते रहता है। यह फिनाइल पाइरुविक अम्ल तथा अन्य रूपों में परिवर्तित होते रहता है। मानव वृक्क द्वारा इसका कम अवशोषण होने के कारण यह मूत्र के साथ क्या होता है, उत्सर्जित होते रहता है। शरीर में इसके जमा होने से मानसिक दुर्बलता उत्पन्न होती है, मतलब लोग क्या होने लगता है, दिमाग कमजोर होने लगता है। फिनाइल एनिलीन के शरीर में एकत्रीकरण का मुख्य कारण इसको टाइरोसिन एमिनो अम्ल में रूपांतरित करने वाले एंजाइम से संबंधित जीन में उत्परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर टाइरोसिन एमिनो अम्ल के रूपांतरित करने वाले जो एंजाइम होता है उसी के जीन में ये उपस्थित रहता है। इसके फलस्वरूप आवश्यक एंजाइम का निर्माण नहीं होने देता है, जिसके कारण फिनाइल एनिलीन शरीर में जमाव होने लगता है और जमाव होने के कारण इसके मानसिक दुर्बलता आ जाता है, मतलब मानसिक कमजोरी आ जाता है। तो ये ऐसा इस बीमारी में देखने को मिलता है। तो ये किस पदार्थ के कारण होता है, तो फिनाइल एमिनो अम्ल जमा होने के कारण ऐसा होता है। अब आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं गुणसूत्रीय विकार के बारे में पढ़ने वाले हैं। गुणसूत्रीय जो प्रॉब्लम देखने को मिलता है, गुणसूत्रीय जो प्रॉब्लम होता है उसके कारण जो बीमारी होता है, उसके कारण जो हम लोग दिक्कत देखने को मिलता है उसके बारे में जानेंगे। तो गुणसूत्रीय विकार का उदाहरण के बारे में बात करें। विभिन्न प्रकार के गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन के बारे में आप जान चुके हैं। मानव शरीर में पाए जाने वाले 23 जोड़ा, हमको पता है 23 जोड़ा क्रोमोसोम पाया जाता है। यह संरचना में किसी प्रकार के परिवर्तन से विकार उत्पन्न होता है। तो यही जो 23 जोड़ा होता है इसी के संरचना में किसी प्रकार के विकार मतलब किसी प्रकार की गलती उत्पन्न हो जाता है, गलत बन जाता है, जिसके कारण हम लोगों को ये विकार देखने को मिलता है। कोशिका विभाजन के समय सोमेटिन के विसंयोजन में होने वाले गड़बड़ी के संतति कोशिका में एक क्रोमोसोम की कमी या वृद्धि हो जाती है। तो क्रोमोसोम के कमी के कारण या क्रोमोसोम की वृद्धि के कारण ऐसा होता है, और यही वृद्धि या कमी के कारण यहाँ पर क्या हो जाता है, ये विकार उत्पन्न होता है। इसके फलस्वरूप मनुष्य में जन्मजात रोग उत्पन्न हो जाते हैं, मतलब ये जन्म से ही रोग ये उत्पन्न हो जाते हैं। इसका मुख्य उदाहरण है, इसका मुख्य उदाहरण याद रखना है, टॉर्सन सिंड्रोम होता है, डाउन सिंड्रोम होता है, क्लाइन-हेल्टर सिंड्रोम होता है। ये 3 प्रकार का इसका मुख्य उदाहरण दिया हुआ है। तीनों में क्या होता है हम लोग यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे टॉर्सल सिंड्रोम में क्या होता है। टॉर्सल सिंड्रोम में क्या देखने को मिलता है, तो मनुष्य के, अब देखो टॉर्सल सिंड्रोम बहुत बार पूछा जाता है, तो सबसे पहले इसमें कुछ पॉइंट वाइज याद रखना है, पॉइंट वाइज याद रखना, तो इसको लिख भी लेना, ये बहुत बार पूछता भी है। तो लिखना गुणसूत्रीय विकार का उदाहरण, सबसे पहले हेडिंग डाल देना है गुणसूत्रीय विकार का उदाहरण, गुणसूत्रीय विकार का उदाहरण। 1 नंबर इसमें देख कर लिखना है टॉर्सन सिंड्रोम, टॉर्सन सिंड्रोम। अब इसमें कुछ पॉइंट वाइज करके लिखना है, जैसे जैसे बोलेंगे वैसे लिखते चलना पॉइंट। जब मनुष्य गुणसूत्रीय क्रोमोसोम में 1 की कमी हो जाती है, इसमें गुणसूत्रीय में कितने कमी हो जाती है, 1 की कमी हो जाती है, मतलब इसमें गुणसूत्रीय की संख्या कितना हो जाता है, तो मनुष्य में गुणसूत्रीय की संख्या, इसमें अगर कोई पूछा जाए तो मानव शरीर में गुणसूत्रीय, तो पहला इसमें डॉट करके लिखना है, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या 45 हो जाती है या 45 रह जाती है। तो मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितना रह जाती है, 45 रह जाती है। यह लक्षण नारियों में पाया जाता है। तो यह लक्षण किस में होता है, दूसरा डॉट करके लिखना है, नारियों में होता है। तो यह लक्षण नारियों में मतलब मादा में देखने को मिलता है।
अब देखो 45 कैसे हो जाता है तो उसको भी ध्यान में रखना है। हमको पता है कि नर में क्या, मादा में क्या होता है, XX क्रोमोसोम होता है। जो XX क्रोमोसोम होता है इसमें से ये X एक गायब हो जाता है, एक ही X रह जाता है। तो ये नारियों में देखने को मिलता है, मादा में देखने को मिलता है ये लक्षण। अब इस केस में नारी का जो अंडाशय होता है ना वो अपरिपक्व होता है। नारी का जो अंडाशय होता है वो अपरिपक्व होता है, वो तैयार नहीं हो पाता है और इसी कारण से ये बच्चे का जन्म नहीं दे पाती है। तो देखो इसमें लिख लेना है कि अंडाशय अपरिपक्व होते हैं। इसका अंडाशय क्या होता है, तीसरा पॉइंट इसमें लिखना है, अंडाशय जो होता है अपरिपक्व होते हैं। और इसमें क्या होगा कि इन स्त्रियों को क्या कहा जाता है, बांझ बोला जाता है। ये इन स्त्रियों को बांझ कहा जाता है इसलिए कि ये बच्चे का पैदा करने में सक्षम नहीं होती है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, बांझ बोला जाता है। चौथा पॉइंट ये लिख लेना, ठीक है। तो सबसे पहला याद रखना है कि टर्नर सिंड्रोम जो होता है, ठीक, जिसको हम लोग किन्नर के नाम से जानते हैं, इसमें किन्नर में ऐसा ही देखने को मिलता है। टर्नर सिंड्रोम या डाउन सिंड्रोम भी देखने को मिलता है। तो अगला हम लोग देखेंगे डाउन सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम महिलाओं में, स्त्रियों में ये होता है, ठीक है। और इसमें गुणसूत्र 46 से क्या हो जाता है, 45 हो जाता है। मतलब ये X वाला रहता है तो ये X क्या हो जाता है, गायब हो जाता है और एक रह जाता है। डाउन सिंड्रोम, तो अगला लिखना है 2 नंबर देके डाउन सिंड्रोम, 2 नंबर देके लिखना है डाउन सिंड्रोम। अब इसमें जो विकार उत्पन्न होता है 21वें जोड़े के क्रोमोसोम में वृद्धि होता है। हाँ, तो इसमें 21वां में होता है, तो ये नहीं, ये डाउन सिंड्रोम नहीं होता है। डाउन सिंड्रोम दूसरा बीमारी है, मतलब ये किन्नर में नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है, मनुष्य के 21वें जोड़े में क्रोमोसोम की एक वृद्धि हो जाती है। तो पहला लिखना है इसमें डॉट करके, मनुष्य के 21वें जोड़ों के क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाती है। डाउन सिंड्रोम नामक बीमारी बच्चों में ही उत्पन्न हो जाती है। तो ये बच्चों से ही शुरुआत हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर एक जोड़ी वृद्धि लिखा हुआ है। मतलब इसमें गुणसूत्र की संख्या कितना हो जाती है, इसमें भी गुणसूत्र की संख्या 47 होता है। लेकिन इस बात को याद रखना है, ये जो 47 होता है तो ये किस में वृद्धि होता है, उस बात को ध्यान में रखना है। तो ये किस में वृद्धि होता है, तो ये इस बात को ध्यान में रखना है कि 21वें जोड़े वाला में वृद्धि होता है, ना कि 23वां जोड़ा में वृद्धि होता है, ठीक। इस बात को ध्यान में रखना है। तो इसमें अगर कोशिका में क्रोमोसोम कितना पाए जाते हैं, तो इस रोग में, या रोग इस प्रकार के रोग में, यहाँ से लिख लेना अगला डॉट, इस प्रकार के रोगों की हर कोशिका में 47 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। हर एक कोशिका में 47 रहेगा, जितना भी शरीर का कोशिका रहेगा सब में 47 रहेगा। सब में कितना रहेगा, 47 रहेगा। तो ये कुछ पॉइंट है जो कि ध्यान में रखना है। और इसमें क्या देखने को मिलता है, तो इसमें वृद्धि होने का चलते रोगी का कद छोटा होता है। इसमें कद छोटा होता है, सिर गोल होता है, जीभ मोटा एवं मुंह का आंशिक तौर पर खुला हुआ दिखाई देता है। तो अगला पॉइंट इसमें लिख लेना है कि इसकी संख्या में एक वृद्धि होने के चलते क्या का परिवर्तन देखने को मिलता है, होने के चलते रोगी के कद जो होता है वो छोटा होता है, जो सिर होता है वो गोल होता है, जीभ जो होता है मोटा होता है, मुंह आंशिक तौर पर खुला हुआ इसका दिखाई देता है। तो ये सब इसमें गुण देखने को मिलता है। जैसे मंगोलियन जो होते थे उन्हीं के जैसा ये दिखता है बच्चा, ये बच्चों में देखने को मिलता है अक्सर। ये जो होता है क्लाइफेल्टर सिंड्रोम, तो तीसरा लिखना है क्लाइफेल्टर सिंड्रोम। तो ये जो गुणसूत्र, कौन सा गुणसूत्र, जनन वाले जो गुणसूत्र होते हैं, लैंगिक जनन वाले लिंग गुणसूत्र जो होता है उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। तो यह ट्राइसोमी का एक उदाहरण है। यह लिंग क्रोमोसोम X की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि मौजूद हो जाती है। इसमें क्या होता है, लिंग क्रोमोसोम X की एक अतिरिक्त, तो इसमें पहला दो लिखना है लिंग क्रोमोसोम X की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि के मौजूद रहने के चलते मानव शरीर में कोशिका में 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं। मतलब हम लोग पढ़ते हैं कि 44 प्लस क्या होता है, XY होता है, 44 प्लस क्या होता है, XY होता है। इसमें एक और X क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसके कारण जो पुरुष होते हैं उनमें कुछ महिलाओं का लक्षण दिखने लगता है, उनमें क्या होता है, कुछ महिलाओं का लक्षण दिखने लगता है। तो ये किस में पाया जाता है, तो ये पुरुषों में पाया जाता है। ये दूसरा डॉट लिखना है, ये पुरुषों में पाया जाता है, ठीक है। और अगर बात करेंगे तो इनका जो वक्ष होता है, वक्ष की वृद्धि, इनका जो वक्ष होता है, वक्ष हुआ होता है, स्त्रियों की भांति वक्ष की वृद्धि होती है। वक्ष मतलब जो चेस्ट वाला हिस्सा होता है उसका वृद्धि जैसे स्त्रियों का होता है उसी प्रकार से इसमें वृद्धि देखने को मिलता है। और इसमें बात करेंगे, इनमें शुक्राणु बहुत कम बन पाते हैं। इनमें जो शुक्राणु होते हैं
बहुत कम बन पाते हैं, ऐसे पुरुष को हम लोग क्या कहते हैं, एक और डॉट लिख लेना है, बाज कहते हैं। ऐसे पुरुष को हम लोग क्या कहते हैं, बाज कहते हैं। और यहाँ पर क्लाइटफेल्टर सिंड्रोम पुरुषों में देखने को मिलता है और टर्नर सिंड्रोम महिलाओं में देखने को मिलता है। महिलाओं में जो ये स्त्रियों में देखने को मिलता है, स्त्रियों को भी बांझ बोला जाता है, इसलिए वो बच्चे पैदा करने में सक्षम नहीं होते हैं। वैसे ही क्लाइटफेल्टर सिंड्रोम वाले भी जो लोग होते हैं, पुरुष होते हैं, वो भी बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं, इसलिए इनके जो शुक्राणु होता है वो बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक, तो याद रखना इसमें गुणसूत्र की संख्या 47 होता रहती है। दोनों लिंग गुणसूत्र में ही परिवर्तन के कारण होता है, तो इसमें 47 हो जाता है और इसमें बात करेंगे तो इसमें कितना हो जाता है, तो 45 हो जाता है। ठीक, इस प्रकार से देखने को मिलता है। अब इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये चैप्टर हम लोग को कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। फिलहाल आप लोगों को जरूरी है कि ये सब सारा जितना भी वीडियो डाला गया है बायोलॉजी का कंप्लीट वीडियो देख ले। ठीक, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।